Hello friends, welcome in Digital Divine. Chapter 2 Class 8 from Trade to Territory. The company establishes power. व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. ट्रेड व्यापार, टेरिटरी, साम्राज्य तक. स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मीन्स ये उस समय की बात है जब भारत के अंदर ब्रिटिश शासन अपने पैर जमाने में लगा हुआ था. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर. उस समय औरंगजेब सबसे शक्तिशाली और आखिरी बादशाह थे जो प्रमुख थे. सबसे शक्तिशाली आखिरी बादशाह थे आप कह सकते हैं. ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया. उनके द्वारा बहुत बड़े हिस्से पर भारत में नियंत्रण स्थापित कर लिया था. आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद इन 1707 में मैनी मुग़ल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम. उसकी डेथ के बाद या औरंगजेब की डेथ के बाद जो भी उसके अधीन शासक थे, अधीन राज्य थे, अधीन रियासतें थीं, वो धीरे धीरे करके उससे स्वतंत्र होने लग गई थीं और अपनी क्षेत्रीय रियासतों को सेपरेट करने लग गई थीं. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, however a new power was emerging on the political horizon, the British. एक नई ताकत उभरने लगी थी. 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी. आपको शायद जानकारी ना हो, जो ब्रिटिशर्स थे वो बाहर से आए हुए कैंडिडेट थे और केवल व्यापार करने के लिए आए थे. उनका जो मेन मकसद था वो व्यापार करने था. उन्हें हमारे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, तो व्यापार करने की परमिशन उन्होंने मुग़ल बादशाह औरंगजेब से ली थी और इसी कारण से वो धीरे धीरे करके यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए. स्टार्टिंग व्यापार से हुई थी उनकी. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रेलुटेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स टू ए वेस्ट एम्पायर. तो फिर वो ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन वो इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए. इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट. इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि वो कैसे एक बहुत बड़े साम्राज्य के अधिकारी बन गए, साम्राज्य पर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया. बस यही चैप्टर की मोरल स्टोरी है. चलिए देखते हैं अब आगे का पार्ट. इसमें एक बार पूरी समरी को मैं फिर से रिपीट करूँगा यहाँ से. मुग़ल बादशाह औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे. उनकी डेथ के बाद जो भी टेरिटरीज़ थी वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होने लग गई थी. बहुत सारी क्षेत्रीय रियासतें अपनी सेपरेट हो गई थी और दिल्ली पर बहुत दिनों तक उनकी रियासत का अधिकार नहीं रहा. आप कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है. कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र, उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई. बहादुर शाह जफ़र एंड ही सन्स बिगन अरेस्टेड बाय द कैप्टन हडसन. बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को अरेस्ट कर लिया गया. आफ्टर औरंगजेब वर वॉज नो पावरफुल मुग़ल रूलर. औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में, इतना ताकतवर तो नहीं हुआ लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व फिर भी बना हुआ था. When a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down,
by the company, Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो ये देखा गया कि सबसे सीनियर पर्सन वही हैं, मुग़ल शासन की बागडोर भी उन्होंने संभाली हुई है, तो इसकी वजह से उनको अपना नेता मान लिया गया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला। His sons were shot in cold blood. East India Company comes east. In 1600, the East India Company acquired a charter from the rule of the England Queen Elizabeth I. सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। चार्टर कहते हैं परमिशन लेना, जिससे कंपनी को ईस्ट वाली साइड से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, या पूरब वाली साइड में व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये होता था कि एकाधिकार लिया जाता था कि अब उनके अलावा वहाँ से कोई और कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सेपरेट पार्ट में आ गई। इस इजाज़तनामे का मतलब ही यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इससे क्या हुआ कि इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का कोई डर नहीं था। मैदान में कोई और था ही नहीं उनके सामने। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश। किसी और कंपनी का या कोई और दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों का कोई कंपटीशन अब नहीं रह गया था। इसी वजह से उन्होंने एकाधिकार लिया था। रानी जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनसे परमिशन ली थी और ईस्ट वाले साइड पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, क्योंकि वो कंपटीशन चाहते ही नहीं थे। और मेनली जो टाइम उस समय चल रहा था, उस टाइम में लोग कंपटीशन से बचते थे। ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने जो चार्टर था वो लिया था, उसके फॉलो करवाया था और इजाज़त लेकर के ही वो आए थे एलिजाबेथ फर्स्ट से। तो ध्यान रखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन ली थी। चलिए आगे देखते हैं। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इज कुड बाई गुड्स एट चीप प्राइसेस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। वो करते क्या थे कि भारत से बहुत सस्ती कीमत पर चीज़ों को खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचते थे, जिसमें काफ़ी प्रॉफिट होता था। दूसरा, कंपनी को किसी और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से कोई कंपटीशन नहीं था। उस ज़माने में जो वाणिज्यिक कंपनियां होती थी, कॉमर्शियल कंपनियां होती थी, मोटे तौर पर वो कंपटीशन से बचती थी। और जब कंपटीशन नहीं होगा तो मुनाफा उनको ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और इसी वजह से उन्होंने ये चार्टर लिया था। मर्सेंटाइन ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाई एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर। अगर कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। कोई ये कहने वाला ही नहीं कि ये चीज़ कितने की आपने खरीदी और कितने का सेल किया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होगा कोई। द रॉयल कैरेक्टर हाउएवर could not prevent other European powers from entering the ईस्टर्न मार्केट्स। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो चार्टर मिला हुआ था उससे इंग्लैंड के कैंडिडेट तो रुक गए थे,
अंग्रेज़ तो रोक दिए गए थे, लेकिन यूरोप के अंदर और भी बहुत सारी ताकतें थीं जो ईस्ट वाले पार्ट में व्यापार करने के लिए आने लग गई। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of the India and had their base in Goa. जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अब यह एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ हुई कि इंग्लैंड वाले कैंडिडेट जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ से होते हुए, यानी कि इंग्लैंड वाले कैंडिडेट कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद सागर को पार करते हुए जब वो आए हैं तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी कौन है, पुर्तगाली बैठे हुए हैं। वे गोवा में अपना पहले से ठिकाना बना चुके थे। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route of India in 1498. एक्चुअली हुआ क्या था कि पुर्तगाली जो थे कि खोज में यात्री वास्को डी गामा जो आया हुआ था वो पहले ही 1498 में हिंद महासागर के रास्ते भारत पहुंच चुका था और उसने ही इस मार्ग का पता लगाया था। By the early 17th century, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. जो डच थे वो भी अपने व्यापार की संभावनाएं तलाशने में लगे हुए थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। सोन द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। कुछ समय बाद क्या हुआ, फ्रेंच के भी आ गए। अब देखिए आप, अंग्रेज़ आ गए, पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन हैविंग द सेम थिंग्स। और सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की बहुत ज़बरदस्त मांग थी। पीपर्स, क्लोव्स, कैराडेमोम एंड सिनामोम टू वर इन ग्रेट डिमांड। और इससे भी ज़्यादा जो डिमांड थी वो उस समय हमारे यहाँ की काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती कंपटीशन से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग गई थी। अब इसका फ़ायदा किसको होने वाला था, इंडियंस को, और उनसे मिलने वाला मुनाफा भी गिरने लग गया था। भाई पहले ब्रिटिशर्स अकेले ही सोच कर आए थे, बट अब साथ में कंपटीशन काफ़ी हैवी हो गया था। सब ने प्राइस बढ़ा दिए थे अपने अपने। इससे क्या हुआ कि इंडियंस का जो कच्चा माल हुआ करता था उसके चार्जेस बढ़ गए, उनको प्रॉफिट होने लग गया था। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग रिवल कॉम्पिटिटर्स। जब साथ में हम कह सकते हैं यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती कंपटीशन की वजह से भारतीय बाज़ारों में कम चीज़ों के दाम बढ़ गए। जब उनका चार्ज बढ़ गया तो मिलने वाला मुनाफा उन लोगों के लिए कम होने लग गया। अब इन व्यापारिक कंपनियों ने फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी कंपटीशन जो कंपनियों में था उनको ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ों को डुबो दिया करती थी। अब आपस में लड़ना चालू हो गया। भाई कंपटीशन इस कदर हुआ कि आपस में क्या करने लग गए, लड़ाई चालू कर दी। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते थे, कई बार माल से लदा हुआ जहाज़ों को गिरा देते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसान करने लग गए थे, आपस में लड़ाई झगड़े चालू कर चुके थे। कंपटीशन अमॉन्ग्स्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which times good could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. The only way the trading companies could flourish was the eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships
शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ, जो भरे हुए लदे हुए जहाज जा रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाने लग गए। तो कहीं ना कहीं जब कंपटीशन बढ़ा तो आपस में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई, ईर्ष्या बढ़ गई, और उस ईर्ष्या के चलते इन्होंने अपने ही मालों को, जो माल खरीद रहे थे उनको आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लग गए थे। ये सबसे बड़ी स्थिति खराब हुई थी उनकी, इस समय आपस में ही लड़ने की कंडीशन हो गई थी। और यहाँ तक कि पोजीशन ये हो गई कि अब जो भी मार्केट के अंदर व्यापार किया जाएगा वो जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसके द्वारा किया जाएगा। दैट्स इट। कभी उनके रास्ते बंद हो रहे हैं, कभी माल गिराया जा रहा है, कभी फेंका जा रहा है, कभी रास्ते रोके जा रहे हैं, कभी शिप को पलटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपस में खड़ी होने लग गई थी और लड़ाई झगड़े इनमें चालू हो चुके थे। भाई आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नुकसान होना है। गोश्त ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू आर्टिफिकेशंस। व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदियों के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब कंडीशन चेंज हो गई। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई settlements and carry on political trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासक से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कैसे करती है वो देखते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। निर्यात मतलब भेजने वाली। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। लोगों से कहा कि आप हमारे पास आकर रहिए। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। फैक्ट्री हैड वेयर हाउसेज वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट इज हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसूड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। फैक्ट्री के आसपास आकर लोग रहें। By 1696 it began building a fort around the settlement. 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3। आप ये देख सकते हैं जब स्थितियाँ बहुत बिगड़ गईं, लोग उनके पास रहने लग गए, तो 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी खरीद लिया। अब अंग्रेज़ बहुत तेज़ थे, बहुत चालाक थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मुग़ल अफसर हुआ करते थे उस समय उनको रिश्वत दी और 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से जो गांव थे, कंपनी ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 गांव की ज़मींदारी टोटली उन्होंने खरीद ली। अब फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं इस ज़मींदारी को खरीदने से। देखिए आप, मैंने जब ज़मींदारी खरीद ली तो अब उन पर जो गांव उन्होंने लिए हैं उन पर उनका अधिकार हो जाएगा। इनमें से एक गांव था कालीकाता और बाद में जिसको कलकत्ता बनाया गया, अब इसे कोलकाता भी कहा जाता है। पहले क्या था हमारे पास, begin building a fort around the settlement. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 places। 3 गाँव से खरीद लिए गए जमींदारी के। One of these was कालीकता। एक का नाम क्या था भाई, उस समय कालीकता था, उसका नाम बाद में क्या पड़ा, कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना टैक्स दिए हुए
अपने व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। Calcutta of Calcutta is known as today. It also preceded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान, अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पर, ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बिना टैक्स के वो अपना व्यापार कर सकें, बिजनेस कर सकें। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली प्रेस फॉर मोर, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगे हुए थे। उदाहरण के लिए the company tried continuously to press for more consciousness and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. अब जो फरमान जारी हुआ था वो कंपनी को लेकर के हुआ था, लेकिन कंपनी जो प्रयास कर रही थी वो क्या कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें छूट मिल सके, रियायतें मिल सकें, जिससे हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही टैक्स फ्री होना था, लेकिन कंपनी के जो अफसर पर्सनल बेस पर अपना बिजनेस कर रहे थे उनको भी ये छूट मिलने लग गए थे। अब भाई जो उस समय मुग़ल बादशाह थे उनके द्वारा केवल कंपनी को छूट दी गई थी, लेकिन फ़ायदा कौन उठा रहा है उसका? जो पर्सनल बेस पर बिजनेस किया जा रहा है उसमें भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब भाई उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। कि क्या कह दिया उन्होंने कि भाई हमारे पास तो शहंशाह की या बादशाह की परमिशन है, तो दैट मीन्स अब उनसे कौन टैक्स मांग सकता था। लेकिन उन्होंने कभी भी छूट तो मिली नहीं थी, शुल्क जो था उनके पास टैक्स था उन्होंने कभी दिया ही नहीं। इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल था जिस एरिया के अंदर ये थे वहाँ पर धीरे धीरे करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं इसके अंदर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन एनर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। इससे बंगाल में राजस्व बहुत कम होने लग गया था, टैक्स कम आएगा तो कंडीशन ख़राब होनी है। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान कैसे विरोध ना करते, ये बात सामने आई। जब टैक्स नहीं मिल रहा है, छूट मिल गई है उनको और मुग़ल बादशाह ने ऐसी कोई छूट उनको नहीं दी है, तो सिंपल सी बात है जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इसका विरोध करना चालू किया। चलिए अब डायग्राम में देखेंगे मद्रास में जो सामान उस समय लाते थे किस तरीके से लाते थे, क्योंकि वहाँ की कंडीशन है विलियम सिम्पसन के द्वारा एक बनाया गया चित्र है 1867 का, उसको देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से उस समय की पोजीशंस थी और क्यों समुद्र के किनारे ही इन्होंने व्यवस्थाएं की थी। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कोई भी सामान जो आता था वो जहाज़ों से आता था और जहाज़ों के लिए सबसे नियर अबाउट जो भी समुद्री किनारे पर इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई थी वह इनको आने जाने में बहुत आराम रहता था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, जहाज़ों के समुद्री किनारों पर अपना तैयार किया था सारा कुछ। अब बात आती है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस तरीके से व्यापार युद्ध में बदला, व्यापार से युद्ध कैसे प्रारंभ हुए डिस्कस करते हैं। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल intensified after the death of the Aurangzeb. The Bengal Nawab asserted their powers and autonomy as other regional powers were doing at the time. 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनमें टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। उस समय कुछ दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की भी स्थिति ऐसी हो गई थी। तो सिंपल सी बात है, मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड then सिराजुद्दौला एज अ नवाब ऑफ द बंगाल।
मुर्शद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। सिंपल सी बात है, जो छूट मिली थी उन्होंने ख़त्म कर दी। एज ए नवाब ऑफ द बंगाल ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। सभी आपस में बहुत शक्तिशाली थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending the fortifications. हुआ क्या, जब इन्होंने छूट ख़त्म कर दी, उनको अधिकार देना मना कर दिया, उसके बदले में उनसे कुछ ना कुछ मांगने लग गए, तो व्यापार का अधिकार देने के बदले ने कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। Accusing the company to dissent, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of the revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his officials. अब हुआ क्या, जब उन्होंने मना कर दिया चीज़ों को देने से, तो कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व या टैक्स बहुत कम हो पा रहा है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it has no enlarged its settlements via villages and revealed its food. The conflict led to confrontations and finally culminated this country. कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे, टैक्स हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते हुए अंततः इन टकरावों की स्थिति युद्ध तक आ पहुँची। द बैटल ऑफ प्लासी। जनरल मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह अपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी कंपनी जो उसे व्यापारिक रियायतें और सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, टैक्स पे करे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों से हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने अपनी कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। अब यहीं तक नहीं रुके ये, उन्होंने क्या किया, इनके और भी जो पार्ट्स थे उन तक पहुंचना स्टार्ट कर दिया। भाई सिंपल सा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर जैसे ही खबर ये मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों को पड़ी, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना को वहाँ से रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद से एक साथ ही तैयार करके भेजा गया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, जैसे ये न्यूज़ कलकत्ता से कंपनी ऑफिसर इन मद्रास पहुंची, सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आदेश के अनुसार नेवी के द्वारा फोर्स को तैयार करके वहाँ से भेज दिया। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया।
अब भाई एक तरफ ब्रिटिश आ गए, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे, अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे, और यहाँ पर जो भारतीय थे उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, सिराजुद्दौला कर रहे हैं। सर नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बहुत बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र का धोखा देना भी था। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। दैट्स एक सिंपल सी बात है, कोई ना कोई विभीषण था जो मिला उसमें जा कर के, और अंग्रेज़ों के साथ मिलने की वजह से फिर क्या हुआ कि युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। जब अपना ही धोखा देता है तो हार स्वाभाविक होती है। प्लासी की जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। द बैटल ऑफ प्लासी becomes फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनीज वॉन इन इंडिया। बहुत बड़ी जीत थी। अगर हम जनरल देखें तो वही रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला डाइड बिकॉज ऑफ मीर जाफ़र, और मीर कासिम को मीर जाफ़र ने धोखा दिया, और धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई। हम जनरल सा इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिया। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। अब भाई उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को क्या किया, जो प्रॉमिस किया था उसको ढाल दिया भाई बंगाल का नवाब बना करके। अब नवाब तो बना दिया, लेकिन वो नवाब कैसे थे, अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए थे। मीर जाफ़र जो थे सिंपल सा जो आदेश अंग्रेज़ों को देना होता था उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाते थे, तो वो स्थिति उन्होंने खड़ी कर दी थी और उसके रिगार्डिंग उन्होंने काम किए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।